Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we all know that we are watching our video of subjects now, Science 1 of class 9. Let's start the chapter number 12, that is study of sound. Study of sound में हमने इसके पूर्व वीडियो में बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में चर्चा की हुई है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड में मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, जिसमें हमने वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड यानी v इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टी कैलकुलेट किया हुआ है, एंड v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये भी हमने फार्मूला लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। आज जो भाग हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो गैसियस मीडियम में किस तरह से वर्क होता है, उसके आधार पर हम लोग कुछ यहाँ पे और अन्य टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर यानी कि टी से आपको यहाँ पे शो किया गया है। सेकंड डेंसिटी के बारे में आपको बताया गया है, और थर्ड मॉलिक्यूलर वेट के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी बताई गई है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो हैं, फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा है वैसा डेंसिटी, और तीसरा है मॉलिक्यूलर वेट। इन तीनों रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की वजह से वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पर वीडियो में आपको आज मैं आपको जानकारी बताऊंगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ द गैस एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है गैसियस मीडियम में, है ना, जो कि बहुत कम होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड स्टेट एंड वेरी मच लेस इन अ गैसियस मीडियम। गैसियस मीडियम में बहुत कम होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, और सॉलिड स्टेट में बहुत, सॉलिड मीडियम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वो गैसियस मीडियम में कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, ये बताया गया है कि इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ gaseous medium, that is temperature of gas, density of a gas and molecular weight of a gas। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए बेटा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस, जो अगर गैस के बारे में अगर हमने बात की तो हाइड्रोजन गैस सबसे लाइट होती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड ट्रैवल कर सकता है, उसमें साउंड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन गैस में। तो ऐसा क्यों होता है? और ऑक्सीजन में सबसे कम होती है, ऐसा क्यों होता है? और सल्फर डाइऑक्साइड में उससे भी कम होती है बेटा। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे कोई भी गैस का यदि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है। वो किस तरह से, किस पैटर्न में इंक्रीज होंगी, कौन सी रेशो में इंक्रीज होंगी, ये इसमें ये सेंटेंस में आपको बताया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। मतलब ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिए, ये फॉर्मूला है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, यानी इसको अंडर रूट ऑफ टी भी कह सकते हैं हम लोग। टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, ओके। तो दिस मीन दैट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 4 टाइम्स डबल द वेलोसिटी। मतलब यदि टेम्परेचर जो है वो हमने 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो डबल मात्रा में बढ़ेगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड दो गुना बढ़ेगी, ऐसा बोला गया बेटा। यहाँ पे ये समझ में क्या बोला गया है इसमें कि टेम्परेचर यदि 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वेलोसिटी 2 गुना बढ़ेगी, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह की वजह से हम जैसे जैसे वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट ये दोनों शुरू करने से पूर्व बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चिन्ह है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ रो एंड 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम, इसको पढ़ते समय v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो ऐसा पढ़ेंगे, एंड v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एम, स्क्वायर रूट ऑफ एम ऐसा पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें ये एक बात ध्यान में रखिए आप लोग कि इसका ये मतलब है कि ये डेंसिटी, ये मॉलिक्यूलर वेट, ये जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इसमें डिक्रीज होगी। वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट भी अगर इंक्रीज किया तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज होता है।
यही कार्य होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले चिन्ह का। वो क्या करता है कि एक वैल्यू इंक्रीज करेगा तो दूसरी डिक्रीज करेगा, दूसरी डिक्रीज करेगा तो पहली इंक्रीज करेगा, ऐसे इनमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चिन्ह देकर इस तरह से उसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो डेंसिटी मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी यहाँ पे रो से डिफाइन किया गया है। दस इंक्रीजिंग द डेंसिटी 4 टाइम्स, जैसे जैसे आपने डेंसिटी को 4 गुना बढ़ाया तो रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ हाफ इट्स वैल्यू। इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगी वो उसके आधे भाग में रिड्यूस हो जाएगी। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होता जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बेटा, कि यदि आप लोग कभी ऐसी एरिया में गए, ऐसी जगह गए जहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ वाली जगह है ना, और वहाँ पे आपने ज़ोर से कभी चिल्लाया, तो उस भीड़ भाड़ वाली आवाज़ में आप किसी और आपके दोस्त को अगर आप बुला रहे हैं जोर से चिल्ला के, तो उसकी तरफ आवाज़ कम मात्रा में जाएगी या फिर नहीं जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है कि यदि हम लोगों ने डेंसिटी इंक्रीज की, 4 टाइम डेंसिटी इंक्रीज की, है ना, तो वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड हाफ ऑफ इट्स डिक्रीज होगा। उसके हाँ, जो पहले वेलोसिटी थी उसकी भी आधी वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है बेटा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज डिनोटेड बाय एम। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। मतलब यहाँ पे देखिए इसी मतलब फार्मूले को एक्सप्लेन किया गया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ molecular weight of the gas and molecular weight of the gas is given by m. Thus increasing the molecular weight 4 times, जैसे जैसे molecular weight हम लोग 4 गुना बढ़ाएं तो उससे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो रिड्यूस होगी बेटा। इट रिड्यूसेस द वेलोसिटी टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि यदि मॉलिक्यूलर वेट गैस की, कोई भी गैसेस मीडियम का मॉलिक्यूलर वेट, वो ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो या हाइड्रोजन गैस हो बेटा, तो उसका यदि मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ाया जाए, ठीक है, 4 गुना अगर बढ़ाया जाए, तो वो उस वेलोसिटी ऑफ साउंड को हाफ रेशो में डिक्रीज करेगा और वो आवाज़ जो आपको सुनाई दे रही थी वो भी आपको ठीक से नहीं सुनाई देगी। ये हो गया उसका वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इफ वी इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट 4 टाइम्स। मॉलिक्यूलर वेट 4 गुना बढ़ाने के बाद जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो आधे मात्रा में कम हो जाती है। इसका ये मतलब है ये फार्मूले का। तो आज हमने बेटा यहाँ पे 3 फार्मूले देखे, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती थी, है ना। ये √T बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड डबल, 4 टाइम्स √T बढ़ाने से, हाँ सॉरी 4 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी जो है वो डबल रेशो में बढ़ती थी। वैसे ही ये डेंसिटी 4 गुना बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड हाफ ऑफ द वेलोसिटी कम होती थी, और मॉलिक्यूलर वेट भी 4 गुना बढ़ाने से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो भी आधे मात्रा में कम होती थी। तो इसी का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थिंक में आपको बोला गया कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 इज 32। देखिए आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कैलकुलेट करके 32 यहाँ पे बताया गया है। मतलब उसका जो वज़न है, कितना भारी होता है ऑक्सीजन गैस का, 2 एटम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स जो हैं वो 32 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो वाइल दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 is 2, और वही अगर हमने हाइड्रोजन की बात की तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 2। तो आप लोग सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और हाइड्रोजन गैस का कम है, और उसी वजह से ये प्रूव होता है, इट प्रूव दैट अंडर सेम फिजिकल कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द ऑक्सीजन। इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट जो होता है या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर वेट कम होने की वजह से हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के 4 गुना ज़्यादा होने की वजह से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी हाइड्रोजन में वो ज़्यादा मात्रा में होगी और वो ज़्यादा क्लियर होगी, फास्ट होगी, इज 4 टाइम्स दैट इन ऑक्सीजन। वो जो होगा वो ऑक्सीजन में क्या होगा, सेम फिजिकल कंडीशन बढ़ाने की वजह से ऑक्सीजन में उसकी मात्रा कम हो जाती है। फॉर अ फिक्स टेम्परेचर
फॉर अ फिक्स टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट इसका ये मतलब होगा कि फॉर अ फिक्स टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब कोई भी साउंड की वेलोसिटी किसी भी गैस के प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, भले ही उसका टेम्परेचर हमने फिक्स करके रखा हुआ हो। तो मतलब कोई भी तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर इफेक्ट करने के लिए, वो है बेटा टेम्परेचर, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट, नॉट अ प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है बेटा ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रा साउंड। ऑडिबल साउंड, इंफ्रा साउंड और अल्ट्रा साउंड, ये जो भाग मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उस पार्ट से आप लोग को साउंड के बारे में बहुत सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी कि ये साउंड किस तरह से हमारे दैनंदिन जीवन में कार्य करता है, और ज़्यादातर हम लोग कितने साउंड को किस तरह से सुन सकते हैं, उसकी लिमिट क्या होती है, या फिर कम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड अगर सुनना है तो हम लोग के कान कितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं, कम फ्रीक्वेंसी कब सुनी जा सकती है, कौन सुन सकते हैं, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को कौन सुन सकता है, और कितनी मात्रा में उसे सुना जा सकता है। ये सब चीज़ें आपको ये भाग में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ऑडिबल साउंड के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि द लिमिट ऑफ हियरिंग ऑफ द ह्यूमन ईयर आर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मतलब कोई भी इंसान साउंड को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। साउंड की मतलब जो हमारे कान होते हैं, ह्यूमन की ईयर्स होते हैं, वो किसी साउंड को 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज तक साउंड की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है बेटा। दैट इज द ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन दिस रेंज। मतलब इसी का मतलब ये होगा कि ये हमारे जो कान होते हैं वो इन फ्रीक्वेंसी के बीच में सुन सकते हैं। तो these sounds are called audible sound. Our ears cannot hear sound of frequencies lower than 20 hertz and higher than 20,000 hertz, that is 20 kilohertz। इसी का मतलब यह है कि हमारे जो कान हैं, ह्यूमन ईयर, वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते हैं। तो साउंड विथ फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज, तो ये जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी जो है उसे इंफ्रा साउंड कहते हैं बेटा। तो साउंड विथ फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रा साउंड। और जो हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी के साउंड सुन सकते हैं उसे ऑडिबल साउंड कहते हैं। तो साउंड विथ फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रा साउंड। द साउंड प्रोड्यूस by a pendulum and sound generated by the vibrations of the earth crust just before an earthquake are examples of such sounds। मतलब मान लीजिए कि इस पेंडुलम द्वारा प्रोड्यूस किया गया साउंड और अर्थ क्रस्ट के समय पे वाइब्रेशन जो होते हैं ना, भूकंप आता है ना बेटा, या ज़मीन में कुछ झटके आते हैं, उस समय जब कोई साउंड जनरेट होता है ना, तो वो जो जनरेट होने वाला साउंड है उसी को इंफ्रा साउंड कहते हैं। तो ये पेंडुलम वाला साउंड और या फिर अर्थ क्रस्ट होते समय वाइब्रेशन द्वारा जनरेट होने वाला साउंड, ये साउंड जो होता है बिफोर एन अर्थक्वेक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच साउंड। इंफ्रा साउंड के एग्जाम्पल्स हैं। तो साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रा साउंड। और जो साउंड वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है बेटा, तो उसे हम लोग अल्ट्रा साउंड कहेंगे। ये बात समझ में आई आप लोग को? दिए तो तीनों साउंड के बारे में ये पहले पैरा में आपको यहाँ पे जानकारी बता दी गई है। अब दूसरा पैरा जो है उसमें आपको बोला गया है कि द डॉग, माउस, बैट, डॉल्फिन एट्सेट्रा हैव स्पेशल एबिलिटी टू हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये जो अल्ट्रा साउंड है इसके अलग होता है बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, अलग और नियर अबाउट सेम होता है। इसी से अल्ट्रासाउंड से ही अल्ट्रासोनिक साउंड बना है। तो ये कुछ जानवरों में ही ये कैपेसिटी होती है कि उन्हें सुनने की कैपेसिटी कुछ एनिमल्स में है, वो है डॉग, कुत्ते, या फिर माइस यानी कि चूहे, बैट यानी चमगादड़, डॉल्फिन जो फिश है,
उसमें ही ये कैपेसिटी होती है कि वो अल्ट्रासाउंड को आसानी से सुन सकती है। तो इसकी कैपेसिटी क्या है? अल्ट्रासोनिक साउंड यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड, दस दे कैन सेंस सम नॉइस विच आर इनऑडिबल टू अस, मतलब ये ऐसे नॉइस भी सुन सकते हैं जो कि हमारे कान नहीं सुन सकते। अगर सुनने की कोशिश करें तो हमारे कान के पर्दे फटेंगे, ठीक है। तो वो किसे कौन कौन सुन सकता है बेटा? तो उसे सुनने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बेबीज जो 5 साल से छोटे होते हैं, चिल्ड्रंस अंडर 5 years ऑफ एज, एंड सम क्रिएचर्स एंड इंसेक्ट कैन हियर वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी अप टू 20 किलो हर्ट्ज। मतलब 5 साल से छोटे बच्चे या कीड़े या रेंगने वाले, ज़मीन पर चलने वाले छोटे मोटे मकोड़े, वो सब 25 किलो हर्ट्ज तक साउंड की वेव फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं बेटा। तो ये बहुत ही सुंदर और अच्छी जानकारी आज आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ये सब जानकारी आप लोग अपने दिमाग में याद करके रखिए, हमेशा ये काम आने वाली चीज़ है जो कि आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। नेक्स्ट है बैट, माइस, डॉल्फिन एक्सेट्रा कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। अब इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि बैट्स यानी चमगादड़, फिर चूहे और डॉल्फिन्स, इसके अलावा और कोई प्राणी पक्षी ऐसा अल्ट्रासाउंड खुद का क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको पीप इन द पास्ट करके यहाँ पे आपको बताया गया है कि द इटालियन साइंटिस्ट स्पेलेंज़नी वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर अ स्पेशल मैकेनिज्म प्रेजेंट इन बैट्स। मतलब बैट्स के अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, ये सबसे पहले यदि बताया है तो वो है बेटा इटालियन साइंटिस्ट स्पेलेंज़नी ने, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? तो ही कवर्ड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बैट्स लाइक द आईज, ईयर्स, नोज एट्सेट्रा। इन्होंने इसमें सब पूरे के पूरे ऑर्गन्स के बारे में जानकारी दी है हमें, जो कि बैट के अंदर जो उनकी आँखें हैं, कान हैं और नाक है, उन सभी ऑर्गन से ये जानकारी उन्होंने प्राप्त की। दैट इज़ वन बाय वन एंड अलाउड देम टू फ्लाई इन द डार्क, देयर बाय डिस्कवरिंग हाउ दे कैन फ्लाई ईजिली इन द डार्क। मतलब अंधेरे में वो आसानी से कैसे उड़ सकते हैं। अंधेरे में उनको दिखता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए सामने से कोई ट्रक आ रहा है या कोई भारी भरकम जो वाहन होता है वो आ रहा है और उससे टक्कर होने वाली है बैट की, तो ये खुद को कैसे बचाएगा? तो ये आकृति से आपको समझ में आ जाएगा कि ये अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट करता है और वो उस ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट होकर उसको तुरंत वाइब्रेशन प्रोवाइड करता है और उतनी दूरी से वो अब खुद को बचा सकता है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड के उसमें हुए एडेप्टेबल चेंजेस है बेटा वो। तो इसमें क्या बोला गया है कि ही फाउंड दैट, मतलब वो जो साइंटिस्ट हैं स्पेलेंज़नी, उन्हें मिला, ही फाउंड दैट द बैट्स विद देयर ईयर्स कवर्ड बिगेन टू कोलाइड विथ वॉट एवर केम इन देयर पाथ। मतलब उनकी पाथ में, उनके राह में अगर कोई चीज़ से वो टकराने वाले हैं तो उससे वो अल्ट्रासोनिक साउंड से खुद को बचा सकते हैं। तो इवन दो देयर आईज वेयर ओपन, भले उनकी आंखें खुली हो, दे वेयर ऑफ नो यूज टू द बैट्स, उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। ही thus discovered that their ability to fly in the dark depends on their ears and not eyes। मतलब जब भी कभी बैट यानी चमगादड़ रात में उड़ते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उनकी कानों के द्वारा ही उनको होता है, ना कि उनकी आँखों द्वारा। तो द अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बैट get reflected on hitting on obstacle. This reflected sound is received by their ears and they can locate the obstacle and estimate its distance even in the dark। जो चीज़ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जब अल्ट्रासोनिक साउंड बैट द्वारा, चमगादड़ द्वारा जनरेट किया जाता है तो वो किसी ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट होके, मतलब उस वाहन से रिफ्लेक्ट होके उनके कानों तक तुरंत पहुंचता है। वो अल्ट्रासोनिक रेज मुंह से जनरेट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके उनके कानों तक आते हैं, वो उतने बीच में जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं अपने दिमाग में। दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज रिसीव्ड बाय द ईयर्स एंड दे कैन लोकेट द ऑब्स्टेकल एंड एस्टिमेट इट्स डिस्टेंस। मतलब वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते ही तुरंत खुद को उतने डिस्टेंस से बचा सकते हैं और खुद की जान बचा सकते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोग को वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम
के बारे में बताया, उसके 3 टाइप्स हमने देखे और 3 तरह के अलग अलग साउंड्स हमने देखे, ऑडिबल साउंड, इंफ्रा साउंड और अल्ट्रासाउंड। अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने वाला भाग देखेंगे जिसमें मैंने आपको यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड समझा के देने वाला हूँ और हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी देखेंगे। ओके, तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।